हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा इस लेक्चर में हम लोग कुछ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल अपरेटस के बारे में, ठीक है। और लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने केबीएल और केसीएल को हमने डील किया था, ठीक है। और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बाय अप्लाइंग केबीएल एंड केसीएल वो हमने देखा था। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाया था, फाइन। अब हम यहाँ पर थोड़ा से और आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे, आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक्स है उनके बारे में डील करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा जो आज की क्लास का, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज एंड आफ्टर दैट meter bridge एंड आफ्टर दैट एक और इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, दैट इज पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर। तो ये तीन अप्लायंसेस है हमारे पास जिनके बारे में हमें पढ़ना है। एंड क्या करना होता है हमें, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, किस तरह से वर्किंग है इसकी, क्या एप्लीकेशन, किस वर्किंग प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। देन हम समझेंगे कि भाई मीटर ब्रिज किस तरह से वर्क करता है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, किस तरह से सर्किट डायग्राम बनेगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पर मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग पोटेंशियोमीटर को समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है उसको समझना है, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, देखिए ये एक तरह से क्या होता है कि ये कुछ रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब कितने रेजिस्टेंसेस का, तो बेसिकली इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस, ठीक है। 4 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट होता है। किस तरह से अरेंजमेंट होता है, देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस होंगे, उनको हम इस तरह से अरेंज कर लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में हमारे पास अरेंज्ड होते हैं ये दिस, ठीक है। इस तरह से ये अरेंजमेंट होता है। और ये जो अरेंजमेंट है कहाँ यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका यूज हम करते हैं नंबर 1 किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अननोन रेजिस्टेंस अगर आपको दिया हुआ है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक रेजिस्टेंस, एक वायर है आपके पास और उसका रेजिस्टेंस नहीं पता, क्लियर। तो आप क्या कर सकते हो, इस व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो टू फाइंड दैट रेजिस्टेंस, क्लियर। अच्छा, अभी किस तरह से वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो सारी चीजें हमें डील करनी है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी इस तरह के अप्लायंस के बारे में आपसे बोला जाए और क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है इसको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अबाउट द डिवाइस बताना है, ठीक है, कि भाई थोड़ा सा उसके अबाउट में लिखना है, क्या है वो, किस तरह से अरेंज किया जाता है, किस तरह से बनाया गया, उसके बारे में थोड़ा सा लिख दो, ठीक है। आफ्टर दैट उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखना होता है, वर्किंग प्रिंसिपल लिखना होता है, ठीक है। उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। एंड देन फिर आपका आ जाता है कि भाई कोई सर्किट डायग्राम है तो सर्किट डायग्राम बनेगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट 4th पॉइंट होता है कि वो वर्क किस तरह से करता है, उसकी वर्किंग फाइंड आउट करनी है। एंड फाइनली लास्ट में हम क्या करते हैं, उसके एडवांटेजेस और यूजेस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके एडवांटेजेस और यूजेस के बारे में बात करते हैं। कोई ऐसा कोई अप्लायंस है जो कुछ ऐसा वर्क करता है जो किसी और अप्लायंस से भी हो सकता है, तो फिर हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर अप्लायंस का एडवांटेज क्या है ओवर द अनदर अप्लायंस, फाइन। तो ये हमें ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डील करना होता है और आप एग्जाम में इसी तरह से ही लिखोगे, ठीक है। ये पॉइंट वाइज ही आपने लिखना है, अदरवाइज
मार्किंग स्कीम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है, मार्क्स कट सकते हैं। तो आप जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड या फिर आपका पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड या फिर मीटर ब्रिज से रिलेटेड, तो आपने ये 5 के 5 पॉइंट्स जरूर लिखने हैं, ठीक है, और पॉइंट वाइज ही लिखना है, राइट। तो अबाउट द डिवाइस जब हम बात करते हैं तो अबाउट द डिवाइस का मतलब क्या है कि भाई ये क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि इट इज द डिवाइस और इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस which is used to measure the unknown resistance, clear। तो about the device आप लिख दोगे क्या कि it is an arrangement of 4 resistances which is used to measure the unknown resistance, clear। तो अब मैं इसको कुछ नाम देता हूँ, ठीक है, देन इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे। तो लेट अस सपोज ये रेजिस्टेंस है P, ये रेजिस्टेंस है हमारा मे बी Q, ये R, ये S, ठीक है। PQRS मैंने रेजिस्टेंस दे दिए, 2 डायगोनल हैं इस क्वाड्रिलेटरल में जो मैंने रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया है। तो कनेक्ट हमने किस तरह से किया, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म किया है यहाँ पर, क्लियर। तो इस क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल है, एक तो ये वाला डायगोनल है, एक ये वाला डायगोनल है। तो एक डायगोनल में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा। गैल्वेनोमीटर तो आप सभी जानते हो, 10th में भी पढ़ा होगा कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है, विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट, फाइन। तो यहाँ पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है। एंड एक डायगोनल में मैं क्या करूंगा, एक बैटरी, एक्सटर्नल सेल और एक्सटर्नल बैटरी लगाऊंगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया, इस डायगोनल में एक बैटरी लगा दी, ठीक है, इस डायगोनल में मैंने बैटरी लगा दी। तो ये मेरा बेसिकली एक अरेंजमेंट हो गया, एक कंस्ट्रक्शन, जो सर्किट डायग्राम वाले पॉइंट में आप इसको बनाओगे और फिर इसके बारे में लिखोगे कि लेट वी हैव 4 रेजिस्टेंसेस PQRS इन विच P, Q एंड R आर गिवन रेजिस्टेंस, और यू कैन से नॉन रेजिस्टेंस, एंड S इज अननोन रेजिस्टेंस, क्लियर। S क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एंड इसका नाम कुछ देते हैं A, B, C एंड D। सो यू कैन से कि बिटवीन टर्मिनल्स B एंड D और B एंड D पॉइंट्स के बीच में क्या लगाया है, देयर इज अ गैल्वेनोमीटर विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट, एंड बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड C क्या लगाया हुआ है यहाँ पर, देयर इज अ बैटरी और सेल अलॉन्ग विथ स्विच एंड विच इज यूज्ड टू मेंटेन द करंट इन दैट सर्किट, क्लियर। तो ये बेसिक सर्किट डायग्राम है जो आपको तीसरे पॉइंट में लिखना होता है। पहला पॉइंट मैंने बताया था अबाउट द डिवाइस लिखना है, तो अबाउट द डिवाइस आप जानते हो, मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरे में वर्किंग प्रिंसिपल अभी नहीं बताया, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो हम अभी बताएंगे आपको। तीसरा पॉइंट मैंने बता दिया कि इसका सर्किट डायग्राम क्या है, ठीक है, इसका सर्किट डायग्राम क्या है उसके बारे में लिखना है। तो वो मैंने आपको यहां बता दिया और आप ये आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट इज कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है और इसको ही समझना है, ठीक है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि व्हेनेवर देयर इज अ कनेक्टेड बैटरी अक्रॉस दीज टर्मिनल्स A एंड C, तो अगर मैं इन रेजिस्टेंसेस को इस तरह से अरेंज करूं, PQR को हम इस तरह से अरेंज करें कि यहां पर इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना जाए, क्लियर, इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना जाए, मींस इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इट मींस इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और करंट फ्लो नहीं होगा तो हम कहेंगे कि भाई इस टर्मिनल का पोटेंशियल और इस टर्मिनल का पोटेंशियल सेम हो गया। अगर मैं इसको BB मान लेता हूं और इसको मान लेता हूं VD, तो हम कहेंगे कि भाई अगर गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा, ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये है गैल्वेनोमीटर और इसमें करंट नहीं जा रहा है, IG क्या है मेरा 0, देन क्या होगा, देन जो टर्मिनल हमारा BV है, इस टर्मिनल का पोटेंशियल और D टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होना चाहिए, क्लियर। तो यही इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है। अच्छा, अब अगर ये करंट नहीं जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा सर्किट है और ये ब्रिज, जो ब्रिज टाइप सर्किट बना हुआ है इस तरह से,
इस तरह से ब्रिज टाइप सर्किट, दैट ब्रिज इज सेड टू बी इन बैलेंस्ड कंडीशन। क्लियर? अब बैलेंस्ड कंडीशन क्या है इसकी, वो देख लो, बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, तो ब्रिज की जो बैलेंस्ड कंडीशन है वो क्या कहती है, वो कहती है कि भाई अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, इफ देयर इज नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर, देन टर्मिनल बी और टर्मिनल डी का पोटेंशियल सेम होगा, और अगर इनका पोटेंशियल सेम होगा देन ये बैलेंस कंडीशन में होगा मेरा ब्रिज, एंड इन दैट बैलेंस कंडीशन P over Q must be equals to R upon S। मतलब इसका रेशियो P और Q का रेशियो, R और S का रेशियो, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, प्रोवाइडेड कि भाई गैल्वेनोमीटर में करंट ना जा रहा हो। क्लियर? गैल्वेनोमीटर में अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, IG 0 है, इन दैट केस दैट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, और यही कंडीशन हम इस्तेमाल करेंगे टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर? तो ये तो हो गया इसका वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि व्हेनेवर देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, देन द ब्रिज इज सेड टू बी इन बैलेंस कंडीशन, एंड दिस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ P एंड Q मस्ट बी इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ R एंड S। क्लियर? अच्छा, इसके बाद अब यहां पर नेक्स्ट कंडीशन ये आती है कि भाई इसका वर्किंग किस तरह से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस S अननोन रेजिस्टेंस को। क्लियर? ये तो हमें बैलेंस कंडीशन तो मिल गई, चलो ठीक है, इसमें भी करंट नहीं जा रहा, हमने बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट कर ली, दैट इज वेरी गुड, लेकिन ये S को फाइंड आउट आप किस तरह से करोगे। क्लियर? इस S को आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, या फिर ये बैलेंस कंडीशन ड्राइव कैसे करोगे आप। मैं कैसे मान लूं कि IG जब 0 होगा तो कंडीशन इसमें, इस कंडीशन में ये रेजिस्टेंस आएंगे, बैलेंस कंडीशन होगा मेरा ब्रिज, ये कैसे पता चलेगा, ये वाली कंडीशन कैसे प्रूफ करोगे। तो यहां पर हमें प्रूफ देखना है। ठीक है, प्रूफ ऑफ बैलेंस कंडीशन। ठीक है, प्रूफ ऑफ बैलेंस्ड कंडीशन। तो देखिए प्रूफ किस तरह से करेंगे, तो सर्किट डायग्राम तो बना हुआ है, सो प्रूफ ऑफ बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, तो प्रूफ किस तरह से करेंगे हम, देखो अब यहां पर मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, KVL और KCL यूज करूंगा। फाइन, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, KVL KCL पूरा डिटेल में बात की थी वहां पर, विद क्वेश्चन, विद न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अप्लाई करना भी आता है और आपको उसका लॉजिक भी पता है किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अब यहां पर मैं क्या करता हूं, उसी KVL को ही यूज करूंगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि भाई यहां से कुछ करंट चला, ठीक है, और इस वाली ब्रांच में कुछ करंट गया, मान लो मे बी कि I1। ठीक है, और इधर से कुछ करंट चला गया यहाँ पर I2। ठीक है, इधर से कुछ करंट आ रहा था, सपोज I करंट आ रहा था, वो यहाँ जाके डिवाइड हो गया। फाइन, तो ये I1 जब यहाँ पहुंचेगा तो कुछ करंट इसमें जाएगा, सपोज हमें नहीं पता कि बैलेंस है कि नहीं है, तो लेट अस सपोज कि बैलेंस नहीं है, इस गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है, सपोज जब हम देखेंगे अप्लाई करेंगे तो अभी कंडीशन देख लेंगे। तो लेट अस सपोज कि IG करंट इज फ्लोइंग इन दैट गैल्वेनोमीटर, एंड इधर से I2 आ रहा है, इधर से IG आ रहा है, तो फाइनली इस वाले में कितना जाएगा, I2 प्लस इस S में कितना जाएगा, I2 प्लस IG। क्लियर? एंड जो ये वाला रेजिस्टेंस है इसमें कितना करंट जाएगा, यहां से I1 आ रहा था, IG इसमें चला गया, इट मींस देयर मस्ट बी ओनली I1 माइनस IG करंट। क्लियर? I1 माइनस IG करंट, एंड फाइनली हाउ मच करंट विल बी रिमूव फ्रॉम दिस C टर्मिनल, दिस विल बी I। क्लियर? इनको जब आप ऐड करोगे दिस एंड दिस बिकम्स I, एंड विच इज नथिंग बट द I1 प्लस I2 यूजिंग जंक्शन। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर टोटल करंट, और ये पूरा का पूरा हमने करंट डिवीजन देखा। यहां से I करंट चला, I1 हमारा P रेजिस्टेंस में गया, I2 हमारा R रेजिस्टेंस में गया, फिर IG गैल्वेनोमीटर में गया। तो IG किसका पार्ट था, I1 का, तो बाकी का रिमेनिंग I1 माइनस IG किस में जा रहा है, Q में,
एंड देन यहां से दोनों ये करंट आके एडअप हो जाएंगे एंड इन रेजिस्टेंस S देयर विल बी I2 प्लस IG करंट। क्लियर? सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर KVL यूज करेंगे। सो लूप हमारे पास वेल डिफाइंड है, तो मैं लूप ले लेता हूँ इन लूप। मैं लूप कौन सा ले लेता हूँ, मैं लूप ले लेता हूँ सपोज ये वाला जो कि A, B और D है, ये वाला लूप नंबर 1। क्लियर? लूप नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका नाम क्या है, लूप A B D A। तो A B D A में आप देखोगे आप A से B टर्मिनल की तरफ जा रहे हो, पहले A से B पॉइंट की तरफ जा रहे हो, इट मींस A से B जाओगे तो ये वाला रेजिस्टेंस यहां पर है, तो कितना ड्रॉप है इसमें, I1 इंटू P। क्लियर? KVL क्या कहता है कि सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इन एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस इन एनी क्लोज लूप इन एनी क्लोज सर्किट इज ऑलवेज जीरो। तो I1 इंटू P यहां पर ड्रॉप हुआ, देन इसमें आएंगे हम गैल्वेनोमीटर में। तो मान लो गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस है G, गैल्वेनोमीटर का मैं रेजिस्टेंस देता हूं, कितना है इसका, G इसका रेजिस्टेंस है। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, प्लस सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कितना जा रहा है इसमें करंट, IG और G इसका रेजिस्टेंस हो गया। देन हम इधर आएंगे, फिर D से A की तरफ जाएंगे, D से A की तरफ, देखो D से A की तरफ जाएंगे तो करंट तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, करंट हमारा A से D की तरफ आ रहा है, हम जा रहे हैं D से A की तरफ, इट मींस यहां पर साइन तो निगेटिव आएगा। क्लियर? और कितना आ रहा है करंट, I2 और ये रेजिस्टेंस कितना R, तो कितना हो जाएगा I2 R एंड दैट मस्ट बी जीरो। क्लियर? दैट मस्ट बी जीरो। सो दिस इज इक्वेशन 1। ठीक, सिमिलरली हम ले लेंगे इन लूप व्हाट 2। सो दैट लूप इज 2, दैट इज सेकेंड लूप। तो सेकेंड लूप में क्या होगा हमारा, इसमें KVL अप्लाई करना है इन लूप BCD एंड बैक टू B। क्लियर? तो जब आप BCD लूप की बात करोगे तो यहां पर क्या होगा कि जब हम B से C की तरफ जाएंगे तो देखो करंट की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, इट मींस कि कितना ड्रॉप होगा यहां पर Q। सो यू कैन राइट इट I1 माइनस IG इंटू Q, राइट। देन हम लोग कहां जाएंगे, C से D टर्मिनल की तरफ। तो जब हम C से D टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो आप देखो करंट आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन, D से C की तरफ जा रहा है। C से D हमारा मूवमेंट है, लेकिन करंट है D से C की तरफ, सो दैट इज वाई देयर मस्ट बी नेगेटिव साइन, सो माइनस एंड दिस विल बी I2 प्लस IG एंड S। क्लियर? देन फिर आप इस गैल्वेनोमीटर में जाओगे तो क्या होगा, D से B की तरफ जा रहे हो और यहां पर करंट आ रहा है B से D की तरफ, अगेन नेगेटिव साइन, तो यहां आ गया माइनस का IG इंटू G, दैट मस्ट बी जीरो। क्लियर? दैट मस्ट बी जीरो। सो दैट इज सपोज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, हमें बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करनी है। तो बैलेंस कंडीशन के लिए क्या मैंने इंपॉर्टेंट जो केस बताया था उसमें क्या बताया था कि बैलेंस कंडीशन कब मिलेगी, बैलेंस कंडीशन आपको जब मिलेगी जब IG जीरो हो। IG जीरो मीन्स करंट इन गैल्वेनोमीटर मस्ट बी जीरो। क्लियर? अगर मेरा करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो नहीं हो रहा है देन वी कैन से कि दैट ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। तो अगर मुझे बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करनी है, कौन सी कंडीशन थी, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, अगर मुझे इसको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर IG मस्ट बी जीरो। और IG अगर आप जीरो रखोगे इक्वेशन 1 में तो क्या होगा, देखो जब आप यहाँ पर IG जीरो रख दोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आप क्या देखोगे, ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर? इस टर्म से क्या देखोगे, इक्वेशन सेकंड से क्या देखोगे, ये टर्म जीरो हो जाएगी, इधर ये टर्म जीरो हो जाएगी और ये टर्म जीरो हो जाएगी। क्लियर? ये तीन टर्म यहां पर जीरो हो जाएंगी। सो फ्रॉम 1 क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा,
आपके पास बचेगा I1P माइनस I2R इज इक्वल्स टू 0 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या मिलेगा आपको, यहां पे लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2, यहां से बचेगा I1Q, यहां से क्या बचेगा माइनस I2S इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशंस आपको मिल गई, ठीक है। सो अब इसको मैं यहां पर इसको रफ कर देता हूं। तो देखिए अब क्या मिलेगा आपको, ये दो इक्वेशंस मिल गई। तो अगर आप इसको फर्दर आगे लेकर जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, फिर यहां से ये आपको मिलेगा I1P इज इक्वल्स टू I2P, और यहां से क्या मिलेगा आपको I1Q इज इक्वल्स टू दैट इज I2R, दिस वन इज R, ठीक है। और यहां से क्या मिलेगा I1Q इज इक्वल्स टू I2S। ये दोनों हमारे टर्म राइट साइड में चले जाएंगे, 0 है, ठीक है। सो अगर इनको आप डिवाइड कर दोगे, लेट अस सपोज दिस इज थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, इफ यू डिवाइडेड थर्ड इक्वेशन बाय 4 देन व्हाट विल यू गेट। देखो यहां से I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, P अपॉन Q मस्ट बी इक्वल्स टू R अपॉन S, दैट इज माई बैलेंस कंडीशन, ठीक है। ये आपको ड्राइव करवाई जाती है, क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो बोलेगा ड्राइव द बैलेंस कंडीशन, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां तक आपको इसको ढंग से करना है, ये डेरिवेशन इसका पूछा जाता है एग्जाम में, क्लियर। हाँ बेटा, तो ये जो हम लोगों ने बैलेंस कंडीशन ये फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा कि इस तरह से आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, अबाउट द डिवाइस लिख देना। आफ्टर दैट क्या करोगे आप, उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखोगे, ठीक है। देन आपको जो है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो सर्किट डायग्राम है उसको डील करना है। आफ्टर दैट उसकी जो वर्किंग है वो किस तरह से वर्क करता है उसको आपने लिखना है। तो उस वर्किंग में ही आपकी बैलेंस कंडीशन का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए पूछेगा, ठीक है। तो वो आपने करना है, फाइन। चलिए इसके बाद अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अननोन रेजिस्टेंस तो हम फाइंड आउट कर लेंगे इस बैलेंस कंडीशन से, ठीक है। लेकिन अननोन रेजिस्टेंस तो हम अनदर मेथड्स भी हमारे पास फाइंड आउट करने की, जैसे हम ओम्स लॉ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ का सर्किट अगर हम बनाते हैं तो वहां से भी हम अननोन रेजिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि हम व्हीटस्टोन ब्रिज का मेथड क्यों इस्तेमाल करें, बैलेंस कंडीशन वाला मेथड क्यों इस्तेमाल करें, क्या इसका एडवांटेज है, क्लियर। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, ये बैलेंस कंडीशन पर बेस्ड है, पूरा का पूरा इसकी वर्किंग बैलेंस कंडीशन पर बेस्ड है। मींस कि गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं होता है। इट मींस कि यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्लियर। तो हमें बहुत एक्यूरेट वैल्यू मिलती है यहाँ पर। दूसरी चीज, इसमें हमने वोल्ट मीटर एमीटर भी यूज नहीं किया, तो वहाँ हमें क्या होगा, वोल्ट मीटर और एमीटर का रेजिस्टेंस जो सर्किट में रोल प्ले करते थे उसको भी हमने नेग्लेक्ट कर दिया। सो दैट इज द रीजन कि ये डिवाइस क्या करती है, ये मोर एक्यूरेट वैल्यू आपको देगी, क्लियर। यहां से जो अननोन रेजिस्टेंस मिलेगा ये आपको क्या होगा, मोर एक्यूरेट मिलेगा, ठीक है, मोर एक्यूरेसी के साथ मिलेगा ये, राइट। क्यों मिलेगा वो आप समझ गए, क्योंकि ये बैलेंस कंडीशन पर बेस्ड है। तो इसमें बाकी डिवाइसेस जो बाकी जैसे गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, इन सब के रेजिस्टेंसेस को इंक्लूड नहीं किया जाता, वो रेजिस्टेंस इसमें रोल प्ले नहीं करेंगे, फाइन। तो ये तो था पोटेंशियोमीटर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में, क्लियर। तो मीटर ब्रिज क्या है उसके बारे में समझेंगे हम लोग। सो व्हाट इज मीटर ब्रिज। देखिए अब मीटर ब्रिज जो है ये क्या है, ये बेसिकली आपका जो है एप्लीकेशन है किसका, पोटेंशियोमीटर का, क्लियर। ये मीटर ब्रिज बेसिकली, पोटेंशियोमीटर तो एक अरेंजमेंट था कि भाई इस तरीके से रेजिस्टेंसेस को अरेंज करो। एक मेथड जो हमारा बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज था वो तो एक अरेंजमेंट था, ठीक है, किसका, रेजिस्टेंसेस का।
तो उन्होंने बोला कि वो एक मेथड है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो अरेंजमेंट था वो एक मेथड है टू कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस। बट उस मेथड को व्हीटस्टोन ब्रिज में जो अप्लाई किया गया तो उसको रियल में किस तरह से अप्लाई करोगे, उसका रियल एप्लीकेशन क्या है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पर मीटर ब्रिज में। क्लियर? अच्छा, एक चीज और यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसका वर्क, उसका यूज कहाँ है। तो जनरली अभी मैंने बताया कि नॉर्मली हम यूज क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली जो हमारा पोस्ट ऑफिस होता है, लाइंस जो होती केबल होती है, उनकी जो फॉल्ट होता है वो कहाँ है, लाइंस में फॉल्ट कहाँ पर है, उसको भी डिटेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? लाइंस में जो केबल की स्ट्रेंथ है, क्वालिटी क्या है, उसको हम जो मेजर करने के लिए भी इस व्हीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का जो एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मीटर ब्रिज क्या है, पहली चीज अगेन, सो मीटर ब्रिज इज व्हाट, इट इज द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर। क्लियर? रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी निकालने का ही काम है इसका भी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी निकालने का ही काम है, ठीक है। अच्छा, अननोन वायर या अननोन कंडक्टर की रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को निकालेंगे यहां से। तो ये काम भी क्या था हमारा, व्हीटस्टोन ब्रिज भी कर रहा था। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक सिंपल सा मेथड था। अब उस मेथड को हम यहाँ पर रियल में अप्लाई करेंगे। किस तरह से रियलिटी में अप्लाई होगा वो मेथड, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज अब आ जाता है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसको भी समझना है। तो जो हमारा वर्किंग प्रिंसिपल था किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का, वही वर्किंग प्रिंसिपल इसका भी है। क्लियर? मतलब इसका वर्किंग जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन पर ही बेस्ड है, क्योंकि हम उसी को तो अप्लाई करेंगे यहाँ पर, उसी मेथड को अप्लाई करेंगे यहाँ इस मीटर ब्रिज में। इट मीन्स कि उसका एप्लीकेशन ही इस्तेमाल, उसका जो प्रिंसिपल है वही इस्तेमाल होगा यहाँ पर। क्लियर? तो ये हो गया। अच्छा, तो जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है कि वही बैलेंस कंडीशन पर ये वर्क करता है, P/Q = R/S। इस बैलेंस कंडीशन को जीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं एग्जाम में जीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब यही है कि वो क्या कह रहा है कि वो बैलेंस कंडीशन आपको बता रहा है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा इसका और भी एक नाम है नल कंडीशन, नल कंडीशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारी चीजें एक ही हैं, सारे नाम एक ही हैं, चाहे बैलेंस कंडीशन बोले, जीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन बोले या फिर नल कंडीशन बोले, ठीक है। ये सब कुछ एक ही चीज है। चलो, तो अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। प्रिंसिपल आपने समझ लिया, काम क्या है, हाउ इट इज वर्क, ये चीज हम लोग अब समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए, तो वर्किंग के लिए मैं क्या करूंगा, सर्किट डायग्राम बनाना कंपलसरी है, ठीक है। बिना सर्किट डायग्राम के आप नहीं समझ सकते। तो यहां पर क्या होगा, दो एल शेप स्ट्रिप्स होती हैं, कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं ये, ठीक है। और ये थिक स्ट्रिप होती है, एकदम थिन नहीं होती, अदरवाइज रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ये एल शेप की दो हमारी कॉपर स्ट्रिप्स है यहां पर, ये दो कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। एक टर्मिनल यहां होता है, इसमें भी एक टर्मिनल होता है इधर, एक यहां होता है टर्मिनल, एक यहां होता है टर्मिनल। ये दो एल शेप कॉपर स्ट्रिप है एंड एक प्लेन स्ट्रिप होती है यहां पर, ठीक है। एक ये प्लेन स्ट्रिप होती है, दो टर्मिनल निकले होते हैं इसमें साइड्स में, एंड्स पर, और एक टर्मिनल होता है यहां पर सेंटर बीच में। क्लियर? अच्छा, तो और एक जो वायर होता है, क्योंकि देखो इसका नाम है मीटर ब्रिज, इट मींस कि इसमें एक वायर जो इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ पर जो वायर होगा मेरा, इसकी लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक बोर्ड के ऊपर फिक्स होता है और उस बोर्ड में एक स्केल भी लगा होता है, ये वुडन बोर्ड होता है, उसके ऊपर ये सेटअप पूरा अरेंज होता है। ये पूरी स्ट्रिप्स और
ये वायर, ये सब कुछ बोर्ड के ऊपर कनेक्टेड होता है, ठीक है। और उस बोर्ड में क्या होता है, ये इस तरह का स्केल बना होता है, ठीक है, मेजर करने के लिए, लेंथ मेजर करने के लिए इस तरह का स्केल भी होता है वहां पर, ठीक है। तो ये है हमारा स्केल और ये वायर, राइट। एंड इस वायर की लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर होती है। ये 0 एंड हो गया, ये 0 एंड है, ये 100 एंड है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड अब हम क्या करते हैं कि भाई ये जो वायर है इसके अक्रॉस यहीं इसी टर्मिनल पर हम एक बैटरी लगाएंगे और सेल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बैटरी और सेल अरेंज किया अलॉन्ग विथ स्विच, ठीक है। ये सेल लगा दिया एंड ये जो टर्मिनल है, लेट अस सपोज इसका नाम ए मैंने दे दिया, ये बी नाम दे दिया, ये सी नाम दे दिया, ये डी और ये है ई, ठीक है। तो टर्मिनल ए और बी के बीच में मैं क्या करूंगा, एक रेजिस्टेंस बॉक्स इस्तेमाल करूंगा, टर्मिनल ए और बी के बीच में। ये क्या है, मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करेगा, इसमें से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस जो मैंने बताया था बैलेंस कंडीशन, P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S, जो आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज में बताया गया था। तो R का काम करेगा, यहां से जो रेजिस्टेंस आप एक्टिवेट करोगे वो R का काम करेगा। क्लियर? अच्छा, S तो इसमें अननोन है, ये S क्या है, अननोन, ठीक है। ये S क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, ये अननोन रेजिस्टेंस है, फाइन। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर उस रेजिस्टेंस को, उस वायर को कनेक्ट करेंगे जिसका रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर? जिसका रेजिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये तो बन जाएगा मेरा S, ये हो जाएगा R की तरह बिहेव होगा, ठीक है। अब ये जो बीच वाले टर्मिनल, इसका क्या काम है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक गैल्वेनोमीटर लगाऊंगा यहां पर, एंड विच इज कनेक्टेड टू अ जॉकी, एंड देन जॉकी विल बी, स्लाइडिंग जॉकी है ये, ठीक है, इसको स्लाइड कर सकते हो आप, दैट इज जॉकी। ये यहां पर ये जॉकी है, ठीक है। ये हो गया गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज, और इस तरह से ये वर्क करेगा, उसको हमें देखना है। तो सर्किट डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। क्या होता है, दो एल शेप की कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, ये हमारी कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। ये दोनों कॉपर स्ट्रिप्स हैं, थिक कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, थिन नहीं होनी चाहिए। बहुत अगर पतली होंगी ये तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा इनका, और रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो एक्यूरेट वैल्यू आप मेजर नहीं कर पाओगे, फाइन। टर्मिनल्स ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, ये वाली स्ट्रिप हमारी प्लेन स्ट्रिप होती है, 3 टर्मिनल होते हैं इसमें। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें से रेजिस्टेंस जो होगा वो आर का वर्क करेगा। डी और ई के बीच में मैंने क्या किया, एक अननोन वायर लगाया जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। और सी टर्मिनल जो है यहाँ पर मैंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया अलोंग विद जॉकी, स्लाइडिंग जॉकी। और ये जो स्लाइडिंग जॉकी है ये क्या करेगा, इस वायर पर मूव करेगा। क्लियर? तो ये तो हो गया पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम। यहाँ नीचे एक मीटर लगा होता है, और ये जो टर्मिनल्स हैं मेरे ए और बी नाम दे देता हूँ इसको, ए और बी। ए बी टर्मिनल्स के बीच में मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ये बैटरी कनेक्ट कर दी, और ये साथ में एक की लगा दी। क्लियर? तो ये हमारा बेसिक अरेंजमेंट है मीटर ब्रिज का। अब इसकी वर्किंग क्या है, कैसे इससे फाइंड आउट करेंगे अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से सारे कुछ कनेक्शंस करके हम क्या करेंगे, अब यहां से इस स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है। जब ये सारे कनेक्शंस डन हो जाए आपके, देन यहां से स्विच को ऑन करना है। एंड व्हेन यू ऑन द स्विच, देन क्या करना है, इस जॉकी को पकड़ के इस वायर के ऊपर आपको क्या करना है, टच कराना है इस वायर के ऊपर। ये जो वायर है इस वायर के ऊपर टच कराना है। क्लियर? जब आप इस वायर के ऊपर टच कराओगे तो एक बार पहले आप लेफ्ट की तरफ टच कराओ, आफ्टर दैट राइट की तरफ टच कराओ,
एंड फिर देखो कि डिफ्लेक्शन जो इस गैल्वेनोमीटर में है क्या वो एक दोनों तरफ है या फिर एक ही तरफ जा रहा है। अगर डिफ्लेक्शन हमारा दोनों तरफ आ रहा है, जब हमने लेफ्ट में टच कराया तो एक तरफ गया और राइट में टच कराया तो दूसरी तरफ गया, अगर डिफ्लेक्शन दोनों तरफ आ रहा है इट मीन्स कि मेरा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो कनेक्शन इज फाइन इफ देयर इज अ डिफ्लेक्शन बोथ साइड, ठीक है, व्हेन यू टच दैट जॉकी टू द लेफ्ट साइड एंड टू द राइट साइड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका प्रोसेस आगे प्रोसीड करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इस जॉकी यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस निकाल के, ठीक है, यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस एक्टिवेट कराएंगे हम और उस रेजिस्टेंस को एक्टिवेट करा के हम लोग क्या करेंगे, स्विच को ऑन करके और इस जॉकी को इस वायर के ऊपर टच कराएंगे, ठीक है, और वो कंडीशन फाइंड आउट करेंगे जहां पर इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए। मैंने बताया था आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में कि बैलेंस कंडीशन क्या होती है, जब गैल्वेनोमीटर में करंट ना जाए। गैल्वेनोमीटर में करंट ना जाने का मतलब कि उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो ये जो हमारा मीटर है, ये जो गैल्वेनोमीटर का जो मीटर है ये डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, क्लियर। अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, ये जो है बेसिकली क्या होगा कि यहां पर बैलेंस कंडीशन में बोला जाएगा और अगर डिफ्लेक्ट हो गया तो ये बैलेंस कंडीशन में नहीं है, ठीक है। बट हमारा ये जो मीटर ब्रिज है इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द बैलेंस कंडीशन, इट्स वर्किंग इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द बैलेंस कंडीशन। सो हमें बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करनी है। सो क्या करेंगे, हम जॉकी को उठा के डिफरेंट पॉइंट्स पर टच कराएंगे और एक पॉइंट आपको कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर क्या होगा, आपको नो डिफ्लेक्शन कंडीशन मिलेगी, जीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन मिलेगी। तो लेट अस सपोज कि आपको यहां पर जीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन मिल गई, क्लियर। ये एक पॉइंट है सी जहां पर क्या मिला आपको, जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट है, ये जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट, क्लियर। तो जब सी पॉइंट है यहां पर जीरो डिफ्लेक्शन अगर आपको मिल गया तो अब ए से लेकर सी तक का जो रेजिस्टेंस होगा, ये जो इतनी लेंथ है इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये पी की तरह बिहेव करेगा और सी से लेकर बी तक का जो रेजिस्टेंस आएगा ये रेजिस्टेंस क्यू की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पी और क्यू ये है ना, तो ए से लेकर सी तक की जो वायर की लेंथ है कहां से मेजर करोगे, मीटर ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पर, तो इस मीटर से आप मेजर कर लोगे, ठीक है। वो उसका रेजिस्टेंस पी की तरह बिहेव करेगा और ये सी से लेकर बी तक की जो लेंथ है वायर की उसका रेजिस्टेंस क्यू होगा, क्लियर। तो ये चीजें आपने फाइंड आउट कर ली, पी और क्यू। अब क्वेश्चन आता है कि पी और क्यू निकालूंगा कैसे, तो P मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ AC A टू C लेंथ, क्लियर, और Q क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ CB, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ CB वायर। तो अगर मैं बोलूं कि भाई यहां से यहां तक की लेंथ है L, ये लेंथ है L, तो इधर क्या हो जाएगा 100 माइनस L हो जाएगा, क्लियर। कहां से कहां, C से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 माइनस L। तो अब आपको पता है कि ये जो वायर है ये इसकी रेजिस्टिविटी पता हो और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर पता हो तो हम आसानी से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। कैसे, P कैसे निकलेगा, रो L अपॉन A, ठीक है। अब ये वायर जो है जनरली ये वायर मैग्नेट या कॉन्स्टेंटन का होता है, ठीक है, एलॉय होता है, तो मैग्नेट का वायर हम इस्तेमाल करते हैं या फिर कॉन्स्टेंटन का वायर इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दीज वायर्स आर मेड अप ऑफ अलॉय। सो अलॉय का क्यों बनाया जाता है ये वायर, अलॉय का ही वायर क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ने पर इतनी जल्दी उनकी रेजिस्टिविटी डेविएट नहीं होती है, क्लियर। लीनियरली डिपेंडेंट है, सो रेजिस्टिविटी इतनी जल्दी से डेविएट नहीं होती, हल्का फुल्का टेम्परेचर अगर बढ़ भी जाए तो रेजिस्टिविटी पे ज़्यादा फर्क नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ से P इक्वल्स टू दिस और Q क्या होगा हमारा, रो 100 माइनस L अपॉन A, ठीक है, 100 माइनस L अपॉन A, बिकॉज इधर की लेंथ कितनी है 100 माइनस L। क्रॉस सेक्शन एरिया तो चेंज नहीं है, वो सेम है दोनों पोर्शन के लिए, तो ये होगा Q इक्वल्स टू रो 100 माइनस L अपॉन A। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली इस बैलेंस कंडीशन को यूज करना है और बहुत इजीली से आप कंडीशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर लोगे। देखो
P की वैल्यू क्या है, रो L अपॉन A, और Q क्या है, ये है, तो इसको रिवर्स करके यहाँ लिख सकते हैं A अपॉन रो 100 माइनस L इज इक्वल्स टू R अपॉन S। तो A गया, रो गया यहाँ से, और क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा L अपॉन 100 माइनस L, L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल्स टू R अपॉन S। मुझे क्या निकालना है, S, तो S क्या हो जाएगा, R 100 माइनस L अपॉन L। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, R 100 माइनस L अपॉन L। So that is the formula which you can use to calculate the unknown resistance of this wire। लेंथ आपको पता चल जाए, दैट्स इट। सो बेसिकली आप बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करोगे, और बैलेंस कंडीशन फाइंड आउट करके बहुत इजीली से क्या करोगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो L की, और R आपको कहाँ से मिलेगा, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से मिलेगा। जो आपने रेजिस्टेंस एक्टिवेट कराया होगा वही वैल्यू होगी, तो उसको आप यहाँ रखोगे और इजीली आपको क्या मिल जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि ये जो मीटर ब्रिज है ये सबसे एक्यूरेट वैल्यू कब देता है। क्लियर, सबसे एक्यूरेट वैल्यू कब मिलेगी। हाँ, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत जनरली पूछा जाता है कि ये जो हमारा मीटर ब्रिज है ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कब देगा आपको। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू कब देगा, जब इसकी बैलेंस कंडीशन कहाँ लाए करे, बैलेंस कंडीशन अगर समवेयर अराउंड मिड, और एग्जैक्टली मिड पर अगर आ जाए कि भाई ये 100 सेंटीमीटर का वायर है, और अगर एग्जैक्टली मिड पर बैलेंस कंडीशन मिल गई, मींस 50 सेंटीमीटर पर अगर ये बैलेंस कंडीशन मिल जाए, तो ये ब्रिज सबसे ज्यादा एक्यूरेट बोला जाएगा। क्लियर, बैलेंस कंडीशन कहाँ मिल जाए, मिड वे पर अगर मिल जाती है आपको, देन दिस ब्रिज इज सेड टू बी मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगी, व्हेन द ब्रिज विल बी मोस्ट एक्यूरेट, वेयर शुड बी द बैलेंस कंडीशन बी, वेयर शुड बैलेंस कंडीशन फाइंड, तो वो कहाँ होगी, मिड पॉइंट पर अगर बैलेंस कंडीशन आ रही है, देन यू कैन से कि माय ब्रिज इज मोस्ट एक्यूरेट। क्लियर, एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है, वो क्या है कि अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर और इस पोटेंशियल डिफरेंस जो मैंने बैटरी से लगाया इसकी पोजीशन रिवर्स कर दूं, मींस यहां पर मैं क्या लगा दूं, इन टर्मिनल्स के बीच में क्या लगा दूं, इस बैटरी को लगा दूं, और गैल्वेनोमीटर में यहां पर लगा दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, मींस गैल्वेनोमीटर और पोटेंशियोमीटर की पोजीशन को, इसकी बैटरी की पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए। जहां गैल्वेनोमीटर था वहां बैटरी लगा दी जाए, वहां जहां बैटरी थी वहां गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाए, तो इसकी जो बैलेंस कंडीशन है या फिर जो एक्यूरेसी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, तो ये एक्यूरेट क्या होगा कि भाई अगर ये बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन इंटरचेंज कर दोगे तो क्या एक्यूरेसी पर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्लियर, ये भी क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, तो ध्यान रखना, अगर आपने बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन इंटरचेंज कर दी तो उससे एक्यूरेसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, उससे एक्यूरेसी पर कोई फर्क नहीं आएगा, जो एक्यूरेसी हमारी पहले थी अभी भी वही एक्यूरेसी बनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फाइन, तो ये दोनों क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि ये कॉपर स्ट्रिप्स जो हैं ये थिक क्यों रखी जाती हैं जनरली। ठीक है, तो उसका रीजन मैंने बता दिया, जिससे कि इन स्ट्रिप्स का रेजिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो, कम से कम रेजिस्टेंस। थिक वायर, थिक कॉपर स्ट्रिप्स होंगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर, तो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं। और मैग्नीन वायर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जो अलॉय का वायर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये भी पूछा जाता है, तो उसको भी आपको पता है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पर। सो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से क्या करोगे, वहाँ पर इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब यहीं पर अगर रेजिस्टिविटी की बात कर लेता है तो आप क्या करोगे, एक फॉर्मूला है रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। अब आर क्या है, यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस है तो वो यूज करोगे आप एस। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करके इसकी रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हो। जो लेंथ थी वायर की, ये कितनी लेंथ का वायर था जो आपने यूज किया, और इसका क्या क्रॉस सेक्शन था, वो डायमीटर निकाल के आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, और यहाँ वैल्यू रखोगे तो आपको इसकी रेजिस्टिविटी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये
इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि हमने ये दोनों टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है हमारा पोटेंशियोमीटर, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।